Hello students, I'm Dr. Charu Sharma and in this lecture we have got a comparative study of बृहत्त्रयी। तो ये जो comparative study आज हम किसकी बेसिस पे लेने वाले हैं? आज हम लेंगे चिकित्सा सूत्र को बेसिस और चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये तो तीन हैं ही, बट जहां पे अलग से चिकित्सा सूत्र आए हैं, जैसे योग रत्नाकर ने ज्वर का एक अलग चिकित्सा सूत्र बोला है, चक्रदत्त ने, योग रत्नाकर ने आमवात के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो ये सारी चीजें हमको इस लेक्चर के दौरान रिवाइज करनी है। और इस समय पे आपको क्या चीज करनी है, देखो जो स्टूडेंट्स अभी AIA PGT 2020 दे रहे हैं तो उनका चरक, सुश्रुत, वाग्भट पूरा हो चुका है। तो उनको इस लेक्चर को कैसे अटेंड करना है कि जब आपसे कोई एक पॉइंट बोला जा रहा है तो यू हैव टू मैप कि कहाँ पे ये चिकित्सा मैंने पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्वर को लूं तो ज्वर के बारे में मैंने कौन से स्थान में, कौन से जो है अध्याय में मैंने ज्वर के बारे में पढ़ा है। और जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में है उनको काय चिकित्सा का जो सब्जेक्ट है उसमें ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको इसी तरीके से जो है ये चिकित्सा सूत्र यहाँ पे पढ़ने हैं और ये सब चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बस इसको एक अच्छे से रिवाइज करने का ये टाइम है, अच्छे से चीजें कंपैरेटिव व्यू में लेके चीजों को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है। तो अभी हम चिकित्सा सूत्र जो स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्वर से, ठीक है। तो ज्वर का अभी एग्जाम्पल लिया तो ज्वर हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, चरक निदान में भी पढ़ा है, चरक चिकित्सा 3rd चैप्टर भी पढ़ा है, अष्टांग हृदय के निदान स्थान में भी हमने ज्वर पढ़ा, अष्टांग हृदय की चिकित्सा में भी हमने ज्वर पढ़ा, सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 ज्वर प्रतिषेध अध्याय। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने कवर किया था वो क्या था कि आपने और चीज कहाँ पे ये पढ़ी थी, आपने जो है चरक चिकित्सा 30 में योनि व्यापक अध्याय में एक सूत्र देखा था, वो थी ज्वर की षड चिकित्सा, ज्वरे पेयः कषायंश क्षीरम सर्पी विरेचनम षढ़े षढ़े देय कालम विक्षामयस्य च। तो देखो ज्वरे पेयः कषायंश क्षीरम सर्पी विरेचनम, तो ये षड चिकित्सा जो है ये ज्वर की हमने चरक चिकित्सा 30/302 नंबर सूत्र में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये अलग से पॉइंट निकल के आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ज्वर की जो हम चिकित्सा पढ़ते हैं, तो ज्वर चिकित्सा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें 3 तरीके से ज्वर की चिकित्सा जो है हम उसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ज्वर की चिकित्सा की क्लासिफिकेशन है चिकित्सा बेस्ड ऑन अवस्था, नव ज्वर है कि जीर्ण ज्वर है। दूसरा है सीक्वेंस, ज्वर के आदौ में क्या करेंगे, मध्य में क्या करेंगे, ज्वर मुक्ते क्या करेंगे। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है धातुगत ज्वर, कि धातुगत ज्वर की क्या चिकित्सा है, कौन से उसमें से साध्य हैं, कौन से कृच साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं। और टिपिकल पॉइंट्स में क्या निकल के आता है कि जैसे पुनरावर्तक ज्वर की जो है क्या चिकित्सा बताई गई है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे कवर करने हैं। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे नवज्वर की चिकित्सा से। किससे? नवज्वर की चिकित्सा से हमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो नवज्वर में जो है कुछ चीजों का निषेध बताया गया है। तो क्या है वो? नवज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग में अन्न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायांश विवर्जित, ठीक है। तो ये जो है 9 चीजें हैं जिनका निषेध बताया गया है नवज्वर में। अब आ जाओ जीर्ण ज्वर में। तो जीर्ण ज्वर का एक इंपॉर्टेंट चिकित्सा सूत्र आता है। एक तो चिकित्सा सूत्र है चरक निदान का, दूसरा चरक चिकित्सा सूत्र है चरक चिकित्सा 3 का। चरक निदान में बोला जाता है कि जीर्ण ज्वरेषु तो सर्वेषु एव सर्पिषः पानम प्रशस्यते। जीर्ण ज्वर में क्या श्रेष्ठ बताया है? सर्पी पान जो है उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। चरक चिकित्सा 3 में क्या बोलते हैं? जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम। तो पय जो है वो जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ बताया है चरक चिकित्सा 3 में। निदान में बताया सर्पी, चरक चिकित्सा में बताया पय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पिपासा ज्वर शांते षडंग पानीय योग बताते हैं। तो उसमें क्या है? मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य नागर है। तो ये जो है ये षडंग पानीय के
कंटेंट्स है दैट इज यूज्ड इन पिपासा ज्वर शांतये। अब उसके बाद हम आते हैं तरुण ज्वर के चिकित्सा सूत्र पे। ये तो बताते हैं कि क्या क्या नहीं करना, अब करोगे क्या, तो क्या बोला है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः, तिक्त रस का जो है इन्होंने उपयोग बोला। पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। अब उसके बाद जो है एक सीक्वेंशियल फॉर्म की जो हम बात कर रहे थे कि ज्वर का जो है सीक्वेंस के हिसाब से भी जो है चिकित्सा बताई गई है। तो जो ये सीक्वेंस के हिसाब से चिकित्सा बताई गई है ये क्या है, तो ये योग रत्नाकर ने बताई है और भाव प्रकाश ने बताई है। तो जो ये सूत्र हम देखेंगे ये योग रत्नाकर का सूत्र है और नेक्स्ट सूत्र जो हम देखेंगे वो भाव प्रकाश का सूत्र है। तो योग रत्नाकर क्या बोलते हैं, ज्वरादौ, ज्वर के आदौ कंडीशन में लंघनम शस्तम, ज्वर मध्ये तो पाचनम, ज्वरांते रेचनम, ज्वर के आदौ स्टेज में लंघन, मध्य में पाचन और अंत में रेचन। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, भाव प्रकाश का एक निघंटू वाला पार्ट है कि उनका चिकित्सा प्रकरण है। तो जो चिकित्सा वाला सेक्शन है उसमें उन्होंने ज्वर की चिकित्सा क्या बताई है, ज्वरादौ लंघनम, मध्य पाचनम, अंत में क्या बोला, जैसे ज्वरांते रेचनम बोला योग रत्नाकर ने, पर ज्वरांते भेषजम बोला है भाव प्रकाश ने। और उन्होंने क्या बोला है, ज्वर मुक्ते तो विरेचनम, मुक्ति हो गई है तो विरेचन देना है, बट योग रत्नाकर क्या बोलते हैं, अंत हो गया है तो रेचन देना है। और ये पूरी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये क्यों होता है, क्योंकि ज्वर मुक्त अवस्था में अगर आप जो है दोषों को वहीं पे छोड़ देते हो तो दोबारा से जो है पुनरावर्तक ज्वर जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट बताई है ज्वर की। अब उसके बाद आते हैं थर्ड सेक्शन पे, वो क्या है, धातुगत ज्वर। तो धातुगत ज्वर, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रोग्नोसिस क्या होती है धातुगत ज्वर की। तो हमने क्या क्या देखा था कि रस, रक्त, मांस, मेद ये सब क्या है, साध्य हैं। अस्थि और मज्जा कैसे है, कृच साध्य हैं। और जो है शुक्रगत जो ज्वर है वो कैसा है, असाध्य है। ठीक है, तो यही क्लियर होना चाहिए कि कौन सा साध्य है, कौन सा कृच साध्य है, कौन सा असाध्य है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने शुक्रगत ज्वर की चिकित्सा नहीं बताई, क्यों, क्योंकि हमको उसको ट्रीट ही नहीं करना है, वो असाध्य है। तो सबसे पहले आते हैं रस पे। तो रस में क्या बोला है, वमनम उपवास, वमन और उपवास इज इंडिकेटेड इन रसगत ज्वर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, रक्तगत ज्वर है। तो सेक प्रदेह संशमनानी, संशमनानी मतलब जो है संशमन जो है वो इंडिकेट किया है रक्तगत ज्वर में। उसके बाद आते हैं मांस एवं मेदगत ज्वर में। तो विरेचनम च उपवासम, विरेचनम च उपवासम इज इंडिकेटेड इन मांस एंड मेदगत ज्वर। फिर आते हैं अस्थि एवं मज्जागत ज्वर पे। तो इसमें क्या करते हैं, निरूह एवं अनुवासन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर मांस और मेद का साथ में है, अस्थि और मज्जा का साथ में है। अब इसके साथ आपको 2 होमवर्क मिल रहे हैं। पहला होमवर्क तो ये कि सबको आज जो है रस प्रदोषज धातु प्रदोषज विकार और जो स्रोतों जो बताए हैं तो उनके जो चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं, कहाँ पे बताए हैं, चरक सूत्र 28 चैप्टर में वो बताया गया है। तो आपको जो है सबके चिकित्सा सूत्र पढ़ने हैं। और पहला होमवर्क तो ये है कि रस जो है मतलब जो रस प्रदोषज विकार है उसका चिकित्सा सूत्र क्या है, रक्तगत का क्या है, और रक्तगत का कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा 24 चैप्टर में, चरक सूत्र 24 में, बाकी सबका वहां पे दिया हुआ है। मांसगत का क्या है, जो है और मज्जा का क्या है, मेद का क्या है, अस्थि का क्या है, शुक्र का क्या है। तो जितने भी ये धातु प्रदोषज विकार हैं ये ही स्रोतस की चिकित्सा सूत्र भी है। तो ये आपको पढ़ने हैं आज, है ना। एक तो होमवर्क ये हो गया क्योंकि इसमें धातुगत ज्वर की चिकित्सा में और उसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा आपका होमवर्क ये है कि जैसे अभी हमने धातुगत ज्वर की चिकित्सा पढ़ी ऐसे ही हम जो है कुष्ठगत जो कुष्ठ जो धातुगत कुष्ठ होता है उसके भी हम फीचर्स पढ़ते हैं। तो उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अलग है,
है ना, उसकी प्रोग्नोसिस उन्होंने अलग तरीके से दी है, तो उसमें भी कई बार कंफ्यूजन होती है, तो वहां से आपको उसकी प्रोग्नोसिस पढ़नी है। और जो सुश्रुत ने धातुगत कुष्ठ के लक्षण बताए हैं कि नासा भंग किस में मिलेगा, जंतु उत्पत्ति किस में मिलेगी, कृमि किस में मिलेगा, तो ये सब जो है आपको सुश्रुत निदान से कवर करने हैं। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क आज आपको करने हैं। एक तो धातु प्रदोषज विकार की चिकित्सा, दूसरा कुष्ठ वाला जो है धातुगत वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पे नोट कर लो कि ये आज मुझे लेक्चर के बाद सीधा ये काम करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, सन्निपातिक ज्वर का जो है चिकित्सा सूत्र। तो इसमें क्या बोला है, कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। अब जो है सन्निपातिक जो है दोष इन्वॉल्वमेंट तीनों है, तो पर उसमें भी आप पहले कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करोगे, क्योंकि स्थानगत दोष क्या है, कफ है, इसलिए पहले उसकी चिकित्सा करोगे। बट सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने बोला है ज्वर एवं अतिसार दोनों में ही आप पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करते हो। ऐसे ही वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा कहाँ करते हैं, अश्मरी में करते हैं। फिर से कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा और कहाँ बताइए, मदाते में बताई है। अष्टांग लवण जो है वो कहाँ पे बताया है, वो भी कफज मदाते में बताया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पुनरावर्तक ज्वर के चिकित्सा सूत्र क्या है, तो वो है मृदु भी शोधन है शुद्धि यापन बस्तयो हिता। तो यापन बस्ती जो है दैट इज इंडिकेटेड इन पुनरावर्तक ज्वर, और मृदु संशोधन इज ऑल्सो इंडिकेटेड। ठीक है, तो मृदु संशोधन जो है वो हम और कहाँ करते हैं, योनि व्यापक में भी करते हैं। और हमने क्या देखा था, हम जब पांडु और कामना की चिकित्सा देखते हैं तो वहां पे भी हमने जो है मृदु और तीक्ष्ण संशोधन का अलग अलग प्रयोग देखा था, जो कि हम आगे चल के भी अभी इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। तो ज्वर देखो आपने क्या क्या देख लिया, दोबारा से इसको फटाक से रिवाइज करेंगे। ज्वर का हमने देखा कि अवस्था के हिसाब से कि नव ज्वर में क्या इंडिकेटेड है, और पाचनानी अविपक्वा नाम हमारे पास कौन कौन से टूल्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। जीर्ण ज्वर है तो उसमें चरक निदान ने क्या श्रेष्ठ बताया है, चरक चिकित्सा में क्या चीज श्रेष्ठ बोली गई है। सीक्वेंस हमने देखी जो कि योग रत्नाकर और भाव प्रकाश ने दी है। डिफरेंस कहाँ आता है कि ज्वर मुक्ति और ज्वरांत्य में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने धातुगत देखा, तो वहां पे हमने रस आदि की चिकित्सा देखी, शुक्र की चिकित्सा नहीं बताई क्योंकि वो असाध्य। ऐसे ही हमने पुनरावर्तक ज्वर जो है वो देखा। अब देखो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि हम मूर्ध विरेचन जो है वो ज्वर में कब करते हैं, और हम जो है वमन का प्रयोग कब करते हैं, वमन का प्रयोग हमें कब करना है, हमें कब नहीं करना, कौन से दिन हम घृत का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑलरेडी जब हमने चरक चिकित्सा पढ़ा था तो वहां पे हमने पूरा अच्छे से कवर किया, इसके लिए उसको रेपिटेशन में नहीं लाएंगे, पर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो टिपिकल पॉइंट्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजीज जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रक्तपित्त। क्या है, रक्तपित्त। तो रक्तपित्त में आपको पता है सिद्धांत क्या होता है, जब हम रक्तपित्त की चिकित्सा करते हैं तो उसमें क्या प्रिंसिपल रहता है हमारा, कि हमको जो है प्रतिलोम मार्ग से हरण करना है दोषों का। ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपको पहले ही स्तंभन नहीं कर देना है। अगर ऑलरेडी दोष उत्कृष्ट अवस्था में है और आप उस समय पे स्तंभन करते हो तो इट कैन इटसेल्फ रिजल्ट इनटू मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। उसकी लिस्ट भी हमने देखी थी कि कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर अक्षीण बलमासस्य जो पेशेंट है उसका बल ठीक है, उसका मांस ठीक है, और जो है वो क्षीण अवस्था में नहीं है, तो ऐसे केस में आप जो है स्तंभन की तरफ मूव नहीं करोगे, आप दोष को निकलने दोगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चिकित्सा क्या, उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि मार्ग एवं दोष अनुबंध च निदानम प्रसमीक्ष्य च। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आइदर वी विल इंडिकेट लंघन और तर्पण, इन दोनों में से ही चिकित्सा करनी है हमको। हम तो या तो लंघन देंगे या फिर हम तर्पण देंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त में हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है विरेचन। विरेचन भी किससे देना है, कषाय एवं तिक्त द्रव्यों से देना है। अगर जो है अधोग रक्तपित्त है जो कि याप्य होता है, उसमें हम देंगे वमन, और वमन जो हम देंगे वो हम मधुर रस की औषधि से देंगे। ठीक है, और उभय है तो ऐसे केस में हम उसको असाध्य लेते हैं, क्योंकि आप जो है उस केस में अब कैसे उसकी जो है तीव्र गति हो गई है, उभय मार्ग है, तो हमारी असाध्यता की कंडीशन में आ जाता है।
ठीक है। और अच्छा कौन कौन से रोग हमने पढ़े थे, गलग्रह, पूती नस्य आदि। अगर आपने स्तंभन कर दिया, जो पहले वाला पॉइंट था कि अगर आपने स्तंभन कर दिया, दोष ऑलरेडी उत्कृष्ट अवस्था में थे, फिर भी आपने स्तंभन कर दिया, तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जिसमें कि विसर्प था, गुल्म था, प्लीहा था, आनाह था, बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे। तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में आप क्या दोगे, आप दोगे तर्पण, ठीक है। और अधोग रक्तपित्त में जो है पेया इज इंडिकेटेड। शोधन कब बोलेंगे, तो बहुदोषम बलवतो, ऐसे केस में जो है, और संतर्पण उत्थित है अगर रक्तपित्त, तो इन तीनों कंडीशन का जो एमलगम बनता है, उस केस में हमारा ट्रीटमेंट चॉइस जो है वो शोधन रहेगा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, ये सूत्र है शोषेण स अनुबंधम व तस्य संशमनी क्रिया। तो ये पूछा गया है कि ये कौन से डिजीज से रिलेटेड है, तो ये चरक चिकित्सा का सूत्र है। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है कि अगर रक्तपित्त में शोष का अनुबंध होगा तो हम वहां पे संशमनी क्रिया देंगे। क्या देंगे, संशमनी क्रिया देंगे। अब आपसे क्वेश्चन है कि संशमनी वटी में मेन कंटेंट क्या होता है, अमृता होता है ना, और वो जो है अमृता घनवटी, गिलोय घनवटी भी हम उसको बोलते हैं। तो संशमनी क्रिया शोषेण स अनुबंधम, संशमनी से उसको ध्यान रखना है, और यहाँ पे संशमनी क्रिया एज ए ट्रीटमेंट चॉइस जो है इंडिकेटेड है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गुल्म पे। किस पे, गुल्म पे। तो गुल्म की जो कंडीशन, जो ट्रीटमेंट चॉइस है, उसमें देखो गुल्म जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको योग भी ध्यान रखने हैं कि कौन से अलग अलग से योग जो है वो बताए गए हैं, कौन वातज में कौन सा जो है योग बताया, उसका हम एक नेक्स्ट लेक्चर भी लेंगे जिसमें कि हम सब योग जो है एक साथ पढ़ेंगे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट के, और वो आपको बार बार रिवाइज करने हैं अपने एग्जाम तक, ठीक है। तो वो बार बार आप रिवाइज करोगे तभी वो चीजें आपको ध्यान रहेंगी। तो अभी हम फोकस करेंगे चिकित्सा सूत्र पे। तो चिकित्सा सूत्र में जो पहला एक बताते हैं कि अगर दोष जो है, अगर गुल्म है, जो कंडीशन है वो कहाँ पे है, अगर वो ऊर्ध्वनाभिज है तो ऐसे केस में आप क्या दोगे, आप जो है स्नेहपान इज इंडिकेटेड। और अगर पक्वाशय गते है तो बस्ती इज इंडिकेटेड। और अगर उभय जठराश्रय है तो दोनों चीजें करनी है, स्नेहपान भी देना है और बस्ती भी देनी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वातज गुल्म का चिकित्सा सूत्र है आदावंते च मध्य च मारुतम परिरक्षता। ये पहला चिकित्सा सूत्र जो कि उन्होंने वातज गुल्म के लिए बोला है। नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र जो कि गुल्म के लिए आता है कि हमेशा जो है हमको अग्नि की रक्षा करनी है। ये ऐसे कैसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ ये सूत्र पूछा जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, कौन सी डिजीज से रिलेटेड है। तो और क्या आ सकता है, तस्मात अग्निम सदा रक्षेत, जो है हमेशा हमको अग्नि की रक्षा करनी है, तो ऐसे अन्न आदि को छोड़ देना है जिससे कि अग्नि नाश होती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सूत्र है मंदे अग्नौ वर्धते गुल्मो दीपते च अग्नौ प्रशाम्यति तस्मात् न अति सौहित्य कुर्यात न अति विलंघनम। न अति सौहित्य इंडिकेटेड है, न अति विलंघन इंडिकेटेड है। आपको जो है ऐसा ट्रीटमेंट पेशेंट का देना है, ऐसा उसको आपको पथ्य आहार विहार एडवाइस करना है कि सौहित्य भी ना हो और बहुत लंघन भी ना हो। क्यों, क्योंकि अगर अग्नि जो है कम होती है तो गुल्म बढ़ जाता है, और अगर अग्नि जो है ठीक रहती है तो गुल्म जो है कम हो जाता है। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो आपको मिलेगी गुल्म एवं अग्नि के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है रक्त गुल्म। तो रक्त गुल्म में क्या बोला है, रौधिरस्य गुल्मस्य गर्भकाल व्यतिक्रमे, जब गर्भकाल व्यतिक्रम हो गया उसका तब आपको उसकी चिकित्सा करनी है। टाइम बता दिया उन्होंने कि इसके बाद ही आप चिकित्सा करोगे। क्या चिकित्सा करोगे, स्निग्ध स्विन्न शरीराय दद्यात स्नेह विरेचनम। स्निग्ध स्विन्न शरीराय दद्यात स्नेह विरेचनम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया गुल्म। उसके बाद अब हम आते हैं प्रमेह पे। किस पे आते हैं, प्रमेह डिस्कस करेंगे। तो प्रमेह के चिकित्सा सूत्र में क्या बोला है, स्थूलः प्रमेही बलवानी है के कृशस्तथेक परिदुर्बलश्च संबृहणम तत्कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बल अधिकस्य। अगर कृश है हमारा पेशेंट तो हम ब्रूहण चिकित्सा करेंगे, और शोधन की कब जरूरत पड़ेगी, जब है दोष बल आधिक्य,
क्या है, दोष बल आधिक्य। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कि अगर कफ प्रमेह है तो संशोधन, उल्लेखन, लंघन आदि का हम प्रयोग करेंगे। पित्त है तो हम विरेचन चिकित्सा करेंगे, और जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वात की कंडीशन है तो हम समतर्पण या संशमन जो है वो भी यहाँ पे वात और पित्त में हम करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि विशेष चिकित्सा मतलब दोष के हिसाब से जो है उन्होंने यहाँ पे चिकित्सा बता दी है। किसकी चिकित्सा बताई है, ये उन्होंने बताई है प्रमेह की चिकित्सा। और आपको पता है कौन सा जो है कफज साध्य क्यों होता है, पित्तज याप्य क्यों होता है, और महाअत्यायिक होने की वजह से वातज जो है वो असाध्य होता है। ठीक है, और 20 प्रमेय जो है सभी आचार्यों ने बताए हैं, बस सबका जो है कुछ डिफरेंस जो है उन्होंने बस बताया है हर एक में। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि संतर्पण जो है वो आपको कंटिन्यूसली आपको जो है प्रमेह के व्यक्ति का जो आप शोधन कर रहे हो तो उसके बिल्कुल बाद आपको जो है संतर्पण चिकित्सा भी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर उस समय पे आप कंट्रोल नहीं करोगे, उसमें अगर रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो अपने आप ही बहुत सारे और डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकती है। तो गुल्मः क्षयो मेहन बस्ती शूलम मूत्र ग्रहश्चापि अपतर्पणेन, अगर पेशेंट का आपने ज्यादा अपतर्पण कर दिया तो ये सब कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएंगी प्रमेह के पेशेंट में। तो हमेशा जो है आप उसका परितर्पण जो है वो शोधन के बाद आपको करना है। क्या करना है? परितर्पण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रमेह में जो है क्या बोला है, यव प्रधान जो है वो अन्न देना है। क्या करना है? यव प्रधान अन्न देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे प्रमेह के साथ एक बार फटाफट स्थौल्य की चिकित्सा भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो गुरु जो है गुरु अपतर्पण जो है दैट इज इंडिकेटेड इन स्थूल एंड लघु संतर्पण इज इंडिकेटेड इन कृश व्यक्ति। ये कहाँ का सूत्र है? ये जो है अष्टांग हृदय का सूत्र है। साथ में क्या बोला है? चरक क्या बोलते हैं? वातग्न अन्न पानानि श्लेष्म मेदो हराणी च वृक्ष ओष्ण बस्ते तीक्ष्णा रुक्षाणी उद्वर्तनानी च। तो कैसा आहार, कैसा उसको जो है हमने देना है आहार आदि? वातग्न तो होना ही चाहिए, साथ में श्लेष्म मेदो हर भी होना चाहिए। तो ये जो है ये स्थौल्य से रिलेटेड पॉइंट हमने पढ़ा, और हमने जो हमने बहुत अच्छे से स्थौल्य पढ़ा था, हमने अष्टोनिंदित अध्याय में वो पूरा कवर किया था। स्थौल्य की चिकित्सा जो है हमने वहां पे देखी थी कि क्या क्या चीजें जो है इंडिकेटेड है। तो अति स्थौल्य का उपक्रम जैसे गुड़ूची भद्र मुस्ता का प्रयोग, त्रिफला तक्ररिष्ट का प्रयोग, और तक्ररिष्ट जो है वो ऐसे करके हमने जो ये भी देखा था कि वहां पे शिलाजतु का प्रयोग हम करते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि बिल्वादी पंचमूल जो है वो शौद्र के साथ, शिलाजतु का प्रयोग जो है वो अग्निमंथ रस के साथ, और बेस्ट क्या बताया था? यव अम्लक चूर्ण। तो यव अम्लक चूर्ण जो है वो बेस्ट बताया था। ये अति स्थौल्य उपक्रम जो है चरक सूत्र 21 चैप्टर अष्टोनिंदितीय अध्याय। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं कुष्ठ की चिकित्सा पे। तो कुष्ठ की चिकित्सा एक तो दोष के हिसाब से उन्होंने स्पेसिफिक बता दी। वात उत्तरेषु सर्पी वमनम, मतलब वात उत्तरेषु सर्पी वमनम श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। वात में सर्पी है, और साथ में जो है वात में सर्पी के साथ साथ क्या बोला है? पित्त में जो है उन्होंने बताया है कि मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे, और श्लेष्म अवस्था में कुष्ठेषु। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो आती है वो सुश्रुत ने भी बोला है और भेषज रत्नावली ने उसे थोड़ा कुछ अलग बोला है। तो सुश्रुत क्या बोलते हैं कि 6-6 महीने में जो है सिरामोक्षण बताया है, हर एक माह में जो है विरेचन बताया है, हर 15-15 दिन में वमन बताया है, और हर 3-3 दिन पे नस्य बताया है। पर भेषज रत्नावली क्या बोलते हैं? नस्य की जगह उन्होंने रिप्लेस किया है लेप को। तो लेप जो है वो हर 3 दिन में करना है। अच्छा एक और पॉइंट सुश्रुत से हमें ध्यान आया कि जब हमने सुश्रुत पढ़ा था तो सुश्रुत में हमने ज्वर के बारे में एक और चीज पढ़ी थी। वो क्या थी? हमने देखा था कि पूर्व रूप जो है वो अलग से उन्होंने बताए हैं। ज्वर के पूर्व रूप में जो है
चिकित्सा इंडिकेट की है। दोबारा से हम ज्वर पे आ रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था। दोबारा से आ जाओ ज्वर चिकित्सा पे जो कि सुश्रुत ने बताई है। तो ज्वर की जो है पूर्व रूप की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत बताते हैं। तो उन्होंने घृतम स्वच्छम जो है वो बताया है मारुत में। पैतिक अवस्था में, पैतिक ज्वर में जो है पूर्व रूप आ गए हैं, तो ऐसे केस में विरेचन इज इंडिकेटेड, मृदु विरेचन इज इंडिकेटेड। और कफ की कंडीशन है तो उसमें प्रच्छर्दन जो है वो इंडिकेट किया है। एक तो पूर्व रूप में क्या चिकित्सा करनी है, ये सुश्रुत ने स्पेशलिटी बताई है ज्वर के बारे में। दूसरा वो क्या बोलते हैं, पंचसार का जो है प्रयोग उन्होंने बोला है विषम ज्वर में। तो पंचसार में क्या क्या है, पहा, शर्करा, पिप्पलीय, मधु एवं सर्पी। तो ये पंचसार जो है वो विषम ज्वर में इंडिकेटेड है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। ठीक, याद रहेगा ये पॉइंट। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखते हैं, हमने जो कुष्ठ देखा था तो इसमें हमने डिफरेंस देख लिया। और इसमें जो है दूसरा पॉइंट एक चरक का आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक जो है चिकित्सा में क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि जब आप कुष्ठ की चिकित्सा करते हैं तो आपको जो है संशोधन जो है वो नित्य ही देते रहना। एक तो देखो नित्य संशोधन एक तरीके से वो हम उदर रोग में देखते हैं, पर यहाँ पे भी क्या बोला है कि जो कुष्ठ की चिकित्सा है उसमें भी आपको जो है साथ साथ में जो हमेशा जो है उसको मतलब उसका जो दोष है उनको आपको हमेशा जो है निकालते ही रहना है। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट योग जो है वो भी आते हैं। और हर एक का जो है चिकित्सा सूत्र उन्होंने मतलब हर एक का जो मतलब हर एक योग के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये कहाँ पे यूज होगा, इसमें लेप के लिए कहाँ पे कौन सी चीज यूज होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो बोली गई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वो क्या थी, दोष डोमिनेंस हमने देखी थी कि कौन जो शुद्र कुष्ठ भी हैं उसमें से हमें वात पित्त की डोमिनेंस वाले कौन से मिल रहे हैं, कफ की डोमिनेंस वाले कौन से मिल रहे हैं, महाकुष्ठ में क्या जो है डोमिनेंस है। तो ये सबको जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने चरक के हिसाब से भी किए थे और सुश्रुत के हिसाब से भी किए थे, इसीलिए जो है आपको वो बार बार पढ़ना है। फिर उसके बाद एक चिकित्सा सूत्र यहाँ पे आता है कि कुष्ठ जो है उसमें तीनों ही दोष है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरीके से अनुबंध देख के जो है आपको चिकित्सा करनी है। सर्वम त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तु बल अबलम, उसी के हिसाब से लक्षण को देख के एनालाइज करके जो है उसी तरीके से जो है आप चिकित्सा करोगे। ठीक है, दो इन्होंने बताए हैं कि ये वाला दोष जो है इस पर्टिकुलर शुद्र कुष्ठ में इन्वॉल्व होगा, ये दोष जो है इस पर्टिकुलर महाकुष्ठ में इन्वॉल्व होगा। पर इसके साथ साथ ये चीज भी बोली गई है कि तीनों ही दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपको ये सब चीजें जो है देख के कंसिडर करके चिकित्सा करनी है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी थी कि कुष्ठ में आचार्य चरक बोलते हैं वात पित्त और कफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट आचार्य सुश्रुत वात पित्त कफ तीनों के साथ साथ किसकी इन्वॉल्वमेंट और बोलते हैं, वो बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट साथ में कृमि की भी है ना। तो ये चीज हमने अलग से देखी थी वहां पे। और जो है इसमें दोष जो है बहुत ज्यादा अवस्था में होते हैं, इसीलिए वहां पे जो हमने क्रम देखा कि हर 6-6 महीने में, हर 1-1 महीने में, हर 15-15 दिन पे, हर 3-3 दिन पे जो है सुश्रुत ने इंडिकेट किया है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये चीजें जो है इंडिकेट की गई है कि नित्य जो है आप जो है पेशेंट को हमेशा एक शोधन के लिए जो आप उसको प्लान करके रखोगे। ठीक है, और ऐसा ही हमने उधर में भी देखना है, उसमें नित्य विरेचन जो है वो इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये हमने यहां से देख लिया। और ये योग जो है वो हम सारा कब पढ़ेंगे, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर जो हम चिकित्सा सूत्र कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। तो यहाँ पे और किसका वर्णन आता है, यहाँ पे हम वर्णन देखते हैं श्वित्र का। तो श्वित्र में क्या बोला है, स्रंसनम अग्रेयम या मलपूयरस। तो मलपूयरस इष्यते सगुणः। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ इतनी सी कोटेशन देके पूछा जाता है कि ये जो है किसका चिकित्सा सूत्र है, तो ये श्वित्र का चिकित्सा सूत्र है। ठीक है, सुरंसन चिकित्सा इंडिकेटेड है किससे, मलपूयरस इष्यते सगुणः। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्य संताप जो है इसकी पोस्ट जो है पोस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है कि करने के बाद पोस्ट में क्या करना है, पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, सूर्य का जो है संताप।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये श्वित्र से लेके अभी तक हमने कंप्लीट किए। इसके बाद हमको और क्या क्या पढ़ना है, हमको राजयक्ष्मा पढ़ना है, उन्माद आदि। तो जितने चिकित्सा सूत्र हम अलग अलग से देखने वाले हैं वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।